नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली के बॉर्डर से आज पूरी तरह होगी किसानों की घर वापसी। सिंघू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटाए गए। महाराष्ट्र राजस्थान में सबसे ज्यादा फैल रहा है ओमिक्रॉन। देश में कुल संक्रमित 56 हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के देश में 6000 से ज्यादा मामले, 247 लोगों ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का सफाया जारी। पुलवामा में एक आतंकी ढेर। काशी के बाद अब रामनगरी की बीजेपी की तैयारी। आज अयोध्या में जुटे भाजपा शासित राज्यों के सीएम। रामलला के दर पर होगा सियासी जमावड़ा। एक साल बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसानों की आज पूरी तरह घर वापसी हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर एक बार फिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। हरियाणा के टोलों से भी किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत भी सुबह हवन कर समर्थकों के साथ घर लौट जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर लगभग सभी अवरोधकों को हटा दिया था, जो प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर से जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और अन्य मांगों को मान लेने के केंद्र के फैसले के बाद शनिवार को किसानों ने दिल्ली हरियाणा सीमा पर विरोध स्थल छोड़ना शुरू कर दिया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सिंघू बॉर्डर से ठोस अवरोधकों और अन्य अवरोधकों को हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक सड़क को यातायात के लिए नहीं खोला गया है। सिंघू बॉर्डर के अलावा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली के टिकरी और गाजीपुर सीमाओं की घेराबंदी की थी। आज सभी पंजाब, हरियाणा सब जगह टोल, मॉल और पेट्रोल पंप पर चल रहा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। किसानों की टोली पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली की सड़कों को पूरी तरह से खाली कर दे रही है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स भी हट गए हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां फिर से दौड़ने लगेंगी। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या 56 हो गई है। इसमें महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, जहां अब तक कुल 28 मामले मिल चुके हैं। वहीं राजस्थान 13 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1 और दिल्ली में 6 मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट से बढ़ रहे संक्रमण ने सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। वहीं केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर तेजी से काम कर रही है ताकि इस खतरनाक वेरिएंट से निपटा जा सके। ब्रिटेन में हाल ही में गौतम बुद्ध नगर आने वाले 5 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ डॉक्टर सुनील शर्मा ने कहा है कि सभी संक्रमित के सैंपल जीनोम स्कैनिंग के लिए भेज दिए गए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन संक्रमण की जांच की जा सके। देश में बुधवार को कोरोना के 6984 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 247 लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन 8168 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट पाए। देश में अभी तक 87,562 एक्टिव केस कोविड के हैं और अब तक देश में 3,41,46,931 लोग कोविड को मात भी दे चुके हैं। अब तक देश में जो है 4,76,01,35 लोग कोरोना वायरस के कारण जो है ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना की 1,34,61,14,483 डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 6,984 नए मामलों में करीब 3,377 नए मामले केरल से हैं। राज्य में 28 मौतें भी दर्ज हो गई हैं। दूसरी ओर देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 61 तक पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में इस स्वरूप के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या भी बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 4 और लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए और ये सभी हाल ही में विदेश यात्रा करके लौटे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में राजपुरा इलाके के उगाम पथरी में हुई और इसमें एक आतंकी ढेर भी हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह आतंकी हिज्ब से जुड़ा हुआ था और 2017 से सक्रिय है। इस शख्स की पहचान
शोपिया निवासी फिरोज अहमद डार के रूप में हुई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। रक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना को हथियारबंद आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तलाश अभियान चलाया गया जिसमें एक आतंकी मारा गया है। अधिकारी के मुताबिक इस तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारा गया है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के बाद मुठभेड़ स्थल पर AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और अन्य सामान भी बरामद हुए। वहीं बीते रविवार जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। आतंकियों के छिपने की खबर मिलने पर पुलिस और सेना पहुंची तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अयोध्या में पहली बार भाजपा शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बुधवार को एक साथ रामलला के उन्होंने दर्शन किए। देश में इस समय 11 राज्यों में भाजपा की सरकार है। देश के विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों का अयोध्या में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस के अफसर दिन रात भर जुटे रहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद आज अयोध्या में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का भ्रमण कार्यक्रम था। भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर मंगलवार को डीएम नीतीश कुमार व SSP शैलेश कुमार पांडे ने भ्रमण कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण भी किया था। अफसरों की टीम ने हवाई पट्टी, पंचशील होटल, हनुमानगढ़ी, राम की पौड़ी, सरयू आरती स्थल, राम जन्मभूमि परिसर की व्यवस्था को भी जांचा था। अफसरों ने मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा था कि आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया गया है कि महानुभावों को संभावित आगमन और बुधवार को अयोध्या हवाई पट्टी पर दोपहर आसपास होगा, जिसके बाद से वो लोग आए और सभी ने रामलला के दर्शन भी किए। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विपक्ष मंगलवार को भी राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन की वापसी पर अड़ा रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्रवाई में बाधा के बाद अंत में राज्यसभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की शुरुआत होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 सांसदों का निलंबन रद्द कर सदन में बुलाने की मांग की। सभापति वेंकैया नायडू ने इनकार करते हुए शून्यकाल शुरू करने का निर्देश दिया। नायडू ने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच तय हुआ है कि निलंबित सांसद पहले माफी मांगेंगे, इसके बाद उन्हें सदन में बैठने की अनुमति मिलेगी। इस पर विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। शून्यकाल जैसे तैसे पूरा हुआ और विपक्ष का हंगामा बढ़ता गया। खड़गे ने कुछ कहना चाहते थे लेकिन शोर के कारण मुमकिन नहीं हो पाया। नायडू ने चेताया कि वेल में हंगामा व नारेबाजी निलंबित सांसदों की मुश्किलें बढ़ाएगी। हंगामा देख नायडू ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो वहीं कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 बिल पेश किए। विपक्ष ने वॉकआउट किया। बिल पास होने के बाद सभापति ने कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। नायडू ने विपक्षी सांसदों से कहा कि आप मुझे आदेश नहीं दे सकते, आप मर्यादा बनाए रखें। इस तरह जवाब जो है दबाव बनाने का कोई फायदा मेरे ऊपर फिलहाल तो नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले यूपी ग्राम उत्सव महोत्सव
और समारोह में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर सौगात की आज बारिश करेंगे। वह ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रति माह मिलने वाले मानदेय बढ़ाने के साथ जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक में शामिल होने वाले भत्ते में वृद्धि की घोषणा भी करेंगे। पंचायतों के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार में भी बढ़ोतरी के ऐलान किए गए हैं। सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु पर आश्रितों को 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर प्रदेश के 1.25 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इस सौगात का ऐलान करेंगे। सूत्रों ने बताया कि ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों ने मानदेय में एक समान 1500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि कर सहमति बनाई है। ग्राम पंचायत सदस्यों को पहली बार प्रति बैठक भत्ता देने का ऐलान भी किया गया है। इस प्रति बैठक 100 रुपए भत्ता दिया जाएगा। सदस्य जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत की प्रति बैठक भत्ते की गणना वर्ष 6 बैठकों द्वारा सदस्य ग्राम पंचायत की वार्षिक में 12 बैठकों के आधार पर की जाएगी। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्रदेश की पंचायतों को वित्तीय 2021-22 में 6600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका 10% 660 करोड़ रुपए होता है। प्रस्तावित बढ़ोतरी में कुछ खर्च कर इसके दायरे में इसको रखा जाएगा। कनॉट प्लेस अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब दुनिया का 17वां सबसे महंगा ऑफिस मार्केट बन गया है। गत वर्ष से यह 25वां सबसे महंगा ऑफिस मार्केट था। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट JLL के मुताबिक यहां प्रति वर्ग फुट स्थान की ऑक्यूपेसी के लिए सालाना $109 तक चुकाने पड़ सकते हैं। इस लागत में अन्य घटक भी शामिल है। प्रीमियम ऑफिस रेट ट्रैकर रिपोर्ट में JLL ने कहा है कि न्यूयॉर्क का मिड टाउन और हांगकांग सेंट्रल दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस स्पेस वाले स्थान है। ये दोनों दुनिया भर में पहले पायदान पर हैं। यहां पर 1 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस के लिए आपको सालाना $261 चुकाने पड़ेंगे। वहीं बीजिंग, फाइनेंस स्ट्रीट, लंदन वेस्ट एंड ऑल सिलिकॉन वैली इस मामले में वैश्विक सूची के टॉप 5 में शामिल है। इस सूची में एशिया प्रांत क्षेत्र 10 प्रमुख ऑफिस मार्केट में 6ठे स्थान पर है। अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करें तो कई शानदार इमारतें हैं और देश का सबसे महंगा ऑफिस मार्केट यही है, यानी कि यहां ऑफिस लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा राशि चुकानी होगी। JLL इंडिया की ओर से जारी बयान के अनुसार कनॉट प्लेस ने पिछले साल की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और ये 17वें पायदान पर हो गया है। यहाँ 1 वर्ग फुट स्पेस के लिए आपको $109 चुकाने पड़ेंगे, जो सैन फ्रांसिस्को से भी ज्यादा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली के मंडावली इलाके में दर्ज मुकदमे के बाद पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। शिवसेना के सांसदों ने सांसद संजय राउत के खिलाफ FIR वापस लेने के मामले में दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से मुलाकात की। शिवसेना सांसद पर आरोप है कि एक निजी मराठी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सांसद संजय राउत ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने मामले की शिकायत मंडावली थाने में की और दीप्ति ने आरोप भी लगाया कि उनकी टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं। अपनी शिकायत में दीप्ति की ओर से इंटरव्यू की प्रति भी पुलिस को सौंपी गई थी। जांच के बाद पुलिस ने रविवार को इस संबंध में IPC की धारा 500 और 509 का मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर विवादास्पद बयान देने के बाद चौतरफा आलोचना से घिरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सफाई दी। अखिलेश ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। मेरा आशय यूपी की भाजपा सरकार के खात्मे से था। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का समय अब चला गया है। कांग्रेस से गठजोड़ की अटकलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश ने साफ कहा कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को इटावा में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर उन्होंने कहा कि मोदी 3 महीने तक बनारस में ही रहे तो अच्छा है, काशी अच्छी जगह है। तंज कसते हुए बोले थे कि आखिरी समय में काशी में रहने की परंपरा है। इसके बाद अखिलेश यादव भाजपा के निशाने पर आ गए और इसे शर्मनाक बयान बताया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को काशी का कायाकल्प पच नहीं रहा है। बाबा विश्वनाथ अखिलेश को सद्बुद्धि दे। अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए स्वतंत्र देव ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर ओछी प्रतिक्रिया दी है। वह दिखाती है कि भारतीय संस्कृति का बढ़ता गौरव उनको पच नहीं रहा है। काशी के कायाकल्प और भारतीय संस्कृति के गौरव की टीम अखिलेश के मन में बन गई है।
तो रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह को अगर कॉमेडी ही करनी है तो राहुल गांधी को वो बुलवा लें। अगर देवताओं का अपमान करने वाला कोई शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। हम किसी भी कीमत पर किसी की भी भावनाओं से खेलने नहीं देंगे। दरअसल सोमवार को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में कॉमेडी शो का न्योता भेजा था। दोनों को ही विवादित कॉमेडी और सरकार विरोधी टिप्पणियों की वजह से हिंदू संगठनों की आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी को कॉमेडी ही करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हीं को बुला लें। छाती में छुरा पीठ से घोंपते हैं उन्हें ही बुला लें। पूंजीपति को पूंजीपति कहते हैं उन्हें ही बुला लें। मध्य प्रदेश में हमारे देवताओं का अपमान करने वाला कोई शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। हम किसी भी कीमत पर किसी की भावनाओं से खेलने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। इससे पहले भी डॉक्टर मिश्रा ने मध्य प्रदेश में कामरा और फारूकी के शो को अनुमति देने की बात जो है वो नहीं कही थी। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास तथा आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कॉमेडी शो करवाना है तो इसके लिए राहुल गांधी को बुलाना चाहिए। राहुल फारूकी से कम कॉमेडियन नहीं है। मुनव्वर हिंदुओं को अपमानित करने वाली कॉमेडी करता है। इस दृष्टि से राहुल गांधी और मुनव्वर में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों ही कॉमेडियन है। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को अपने ऊपर कॉमेडी करते बुलाते हैं तो इससे दिग्विजय के नंबर बढ़ेंगे। दिग्विजय सिंह को मुनव्वर की तुलना में राहुल गांधी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। गांधी ही दिग्विजय पर सही से कॉमेडी कर पाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 15 दिसंबर को यानी कि आज 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब में हैं और उनके दौरे के पहले ही दिन केजरीवाल जालंधर में तिरंगा मार्च जो है नेतृत्व भी कर रहे हैं। वहीं दूसरे दिन मुक्तसर साहिब के लंबी निर्वाचन क्षेत्र में बादल परिवार को चुनौती भी उन्होंने दी। इसकी जानकारी आप पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवत मान ने मीडिया को दी। मान ने बताया कि बुधवार को केजरीवाल जालंधर में पार्टी की तिरंगा यात्रा को उन्होंने किया है। तिरंगा यात्रा सुबह 11 बजे से जालंधर के निगम चौराहे से शुरू होकर विभिन्न बाजारों में घूमी। मान ने अरविंद केजरीवाल को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद वो यहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। 13वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को मंत्रियों को नसीहत दी कि वे सदन में बैठकर अपने दफ्तर के काम ना किया करें। असल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रश्नकाल के बाद किसी मुद्दे पर एक सदस्य के साथ बातचीत करते देखे गए। इससे नाराज ओम बिरला ने कहा कि माननीय सदस्यों मंत्रियों को यहां से दफ्तर नहीं चलाना चाहिए। मंत्रियों को सदस्यों से कार्यालय में मिलने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए भी कहा। विभिन्न दलों के सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्रालयों से संबंधित कुछ मुद्दों को उठाने के लिए मंत्री की सीटों पर चले जाते हैं। मंत्री भी बात करने लगते हैं। बिरला ने प्रश्नकाल समाप्त होने की घोषणा के बाद भी एक प्रश्न के उत्तर को जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को टोकते हुए कहा कि मंत्री महोदय बैठिए, आप बोलते ही जा रहे हैं, जबकि मैं कह चुका हूं कि प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन के खतरे निपटने की तैयारियों पर जवाब मांगा है। चौधरी ने कहा है कि देश में कोविड के नए वेरिएंट के कई मामले सामने आ चुके हैं। सरकार को इसे आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने बच्चों व किशोरों के लिए भी टीकाकरण शुरू करने की मांग की।
दुनिया भर में महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। भारत में 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग गई है। कई अन्य देशों में भी वैक्सीनेशन का काम जोरों पर चल रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे। कुछ दिन पहले ही अमेरिका में एक सैनिक को वैक्सीन न लेने की वजह से नौकरी से निकाला गया और अब खबर है कि गूगल भी अपने ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। यहां वैक्सीन न लेने की बात कह रहे गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या भविष्य में भी वैक्सीन लेने की नहीं सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाएगा और यहां तक कि नौकरियों से भी निकाला जा सकता है। एक लीक डॉक्यूमेंट मुताबिक सभी कर्मचारियों को एक लेटर भेजा गया था जिसमें कर्मचारियों के पास टीकाकरण की स्थिति घोषित करने और सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए 3 दिसंबर तक का समय दिया गया था। अब गूगल ने कर्मचारियों से सीधा संपर्क करना शुरू कर दिया है। गूगल के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी 18 जनवरी 2022 तक वैक्सीन लेने की जानकारी नहीं देगा तो उसे 30 दिनों के पेड लीव पर रखा जाएगा। इसके बाद 6 महीने तक अनपेड पर्सनल लीव मिलेगी और फिर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। गूगल ने कहा था कि वह जनवरी में ऑफिस शुरू करेगा। 10 जनवरी से हफ्ते में कम से कम 3 दिन कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाएगा और फिर धीरे धीरे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद गूगल ने कहा है कि वह फिलहाल रिटर्न टू ऑफिस प्लान पर अमल नहीं करेगा। ताज नगरी में पंचर बनाने वाली राजकुमारी को आगरा का गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। दयालबाग ड्रीम यूनिवर्सिटी के बीए प्रथम की छात्रा पंचर बनाकर 6 लोगों के परिवार का भरण पोषण करती है और अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठाती है। छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसने संघर्षों से लड़ना सीखा लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आज स्वाभिमानी राजकुमारी की हर कोई तारीफ करता है। शहर की रोशनी संस्था राजकुमारी को सम्मानित करेगी। पंचर की दुकान राजकुमारी के पिता हेमंत सिंह की है और वर्ष 2019 से उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती। तब से राजकुमारी पर दुकान संभालने की जिम्मेदारी आ गई। वह सुबह कम से कम 2 घंटे और शाम को 3 घंटे से अधिक दुकान पर बैठती है। पंचर की इस दुकान में हुई कमाई और घर में एक गाय से मिलने वाले दूध को बेचकर किसी तरह खर्चा निकाला जाता है। राजकुमारी के पिता हेम सिंह ने बताया कि बेटी पर उन्हें नाज है। मेरी राजकुमारी किसी राजकुमार से कम नहीं है। वह सभी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा कर रही है। काम से समय मिलने के बाद वह रात में 2 घंटे हर रोज पढ़ाई करती है। मां सतिया देवी ने कहा कि बेटी सभी की बात मानती है, मेरा और भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती है। सब काम करने के बाद अपनी पढ़ाई पर बैठ जाती है। वह कुछ बनकर ही दिखाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।